हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी की। इससे पहले एल्गोरिदम क्या होता है, स्यूडो कोड का क्या होता है और उसको किस तरह से लिखा जाता है, रूल्स क्या होते हैं एल्गोरिदम के, हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी की। सो लेट्स स्टार्ट। यस, एल्गोरिदम क्या होता है? फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। इसका डिस्कशन हमने प्रीवियस वाले वीडियो में करा है, तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी की। एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? देखो, पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स चलते हैं, वो हमारी कहलाती है एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? द क्राइटेरिया ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। किसी भी एल्गोरिदम को एनालिसिस करने के लिए जो क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं वो एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। ठीक है, तो किस तरह से एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन होती है? दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। किसी भी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी का क्राइटेरिया कौन फिलफिल करता है? टाइम और स्पेस। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहलाती है? जो भी हमने एल्गोरिदम लिखी है, जो भी प्रोग्राम है, उसको एग्जीक्यूट होने में जितना टाइम लगा है वो कहलाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टोटल टाइम नीडेड टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ एन एल्गोरिदम। किसी भी एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन में टोटल टाइम जो लगा है कंप्लीट करने में वो हमारी कहलाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहलाती है? अमाउंट ऑफ मेमोरी नीड टू रन टू कंप्लीशन ऑफ एल्गोरिदम। कोई भी एल्गोरिदम कंप्लीट करने में कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करती है, कितना अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करती है मेमोरी में, वो कहलाती है हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टोटल टाइम जो लगता है और टोटल मेमोरी में जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का तो समझ में आ ही गया है कि हमें टोटल टाइम जो लग रहा है किसी भी एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन को कंप्लीट होने में, वो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है। तो ये टू टाइप्स में डिवाइड की गई है, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? जिसमें कोई भी इनपुट वैल्यूज पर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, मतलब कांस्टेंट टाइम लगता है। कोई भी एल्गोरिदम है, उसमें हमने नंबर ऑफ इनपुट्स डाले हैं, तो सारी इनपुट वैल्यू को कंप्लीट होने में, उस इनपुट वैल्यू पे एल्गोरिदम पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूशन होने में जितना टाइम लगता है वो फिक्स्ड होना चाहिए। तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर ऑल द इनपुट वैल्यूज। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, जिसके अंदर हर इनपुट वैल्यूज पे अलग अलग टाइम वेरी करता हो। कोई भी अपन ने नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज लिए, तो यहाँ पे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर मोर इनपुट वैल्यूज लेंगे तो मोर कैलकुलेशन की नीड होगी, मोर कैलकुलेशन की नीड होगी तो मोर टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इनपुट वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो वेरी करता जाता है, तो वो कहलाता है लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इफ अ प्रोग्राम रिक्वायर्स फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम ऑल द इनपुट वैल्यूज, सारी इनपुट वैल्यूज के लिए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम रहता है। जैसे हम एग्जांपल बात करते हैं, इंट सम इंटीजर ए इंटीजर बी रिटर्न ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए और बी, यहाँ दो वेरिएबल लिए गए हैं और इन दोनों का क्या कराया गया है? सम कराया गया है। तो यहाँ पे जितने भी ए और बी में वैल्यूज डालेंगे हम, 10, 20, 30, 40 इस तरह से वैल्यू डालेंगे, तो उसके जो एग्जीक्यूशन होने में, ए प्लस बी करने में सेम अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है यहाँ पे, तो ये कहलाएगा हमारा कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर इनपुट वैल्यू को हम इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे पर्टिकुलर कोई अरे की बात करें, अरे में वैल्यू n तक चलाते हैं, या फिर कोई किसी का एडिशन करना है अरे का, तो इस तरह से इनपुट वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो वेरी करता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी वेरी और चेंजेस, दैट्स कॉल्ड लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, नेक्स्ट है लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी का। हम एग्जांपल देखने से पहले केसेस देख लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कौन से केसेस बनते हैं। वी टेक 3 केसेस फॉर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम। फर्स्ट इज बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। ठीक है, तो बेस्ट केस का मतलब क्या होता है कि कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ जो टाइम लगता है। बेस्ट केस डिफाइन करता है शॉर्टेस्ट टाइम टू एग्जीक्यूटेड एन एल्गोरिदम, शॉर्टेस्ट टाइम to execute the algorithm।
ओके, तो बेस्ट केस का मतलब क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, यानी किसी भी एल्गोरिदम को सॉल्व होने में, कंप्लीट होने में मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है, मिनिमम अमाउंट ऑफ जब टाइम लगता है तो वो बेस्ट केस के अंदर आता है। मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम लगता है इसलिए ये क्या देता है, लोअर बाउंड वैल्यू देता है। इट गिव्स द लोअर बाउंड ऑन रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिदम। बेस्ट केस जो है वो लोअर बाउंड वैल्यू देता है, लोअर बाउंड पे वर्क करता है। इट गिव्स लोअर बाउंड ऑन रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम। बेस्ट केस में जैसे हम बात करें, पर्टिकुलर कोई अपन ने एक एरे लिया है, इसमें हमको सर्चिंग का ऑपरेशन अप्लाई करना है। जैसे हमने लिया है 5, 3, 6, 8, 10 और मैंने बोला है कि मुझे कौन सा आइटम सर्च करना है, 5 सर्च करना है। मुझे क्या सर्च करना है, आइटम 5 सर्च करना है। तो उसको जब एल्गोरिदम रन होगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही उसको 5 मिल जाएगा, उसको हर एक को प्रोसीड नहीं करना पड़ेगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल गया तो उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम लगा, दैट कॉल द बेस्ट केस। बेस्ट केस में शॉर्टेस्ट टाइम टू एग्जीक्यूट द एल्गोरिदम, दैट कॉल द बेस्ट केस। ठीक है, तो बेस्ट केस वुड बी इफ द एलिमेंट वी आर सर्चिंग फॉर इज फाउंड इन द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर उसको मिल गया है फर्स्ट टाइम में तो वो कहलाता है हमारा बेस्ट केस। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्स्ट केस की। वर्स्ट केस क्या होता है, जो हमारा लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। आपका जो भी एल्गोरिदम है उसमें टाइम और स्पेस जो नीड हो रहा है एल्गोरिदम को वो लार्जेस्ट लग रहा है, टाइम जो है वो लार्जेस्ट लग रहा है, दैट कॉल्ड द वर्स्ट केस। वर्स्ट केस का एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि जैसे हमने ये वाली इसमें बात करें 5, 3, 6, 8 और 10। अगर मुझे आइटम नंबर सर्च करना है 10 आइटम सर्च करना है तो उसको सबसे पहले ये आपका अरे है 0, 1, 2, 3, 4, तो सबसे पहले 0 पे जाना पड़ेगा, 1, 2, 3, यहाँ पे हर में चेक करेगा क्या 3 10 से मैच हो रहा है, 6 10 से मैच हो रहा है, 8 10 से मैच हो रहा है, यहाँ नहीं मिलेगा और लास्ट अटेम्प्ट पे जाएगा 10 10 से मैच हो रहा है। तो इसका मतलब n एलिमेंट से तो n टाइम लग गया, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम लग गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को सर्च करना है सपोज 15, तो 15 क्या इसके अंदर है तो 15 एलिमेंट इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरे लास्ट टाइम तक एंड टाइम तक सर्च करेगा और फिर बाद में दे देगा नॉट फाउंड। तो इसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है, मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अगर किसी को टाइम लगता है तो वो केस क्या कहलाता है, वर्स्ट केस कहलाता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम लगता है तो अपर बाउंड वैल्यू देता है, ये क्या देता है, अपर बाउंड वैल्यू। It gives the upper bound on running time of an algorithm. ओके, तो वर्स्ट केस समझ में आया। नेक्स्ट है एवरेज केस। एवरेज केस जिसको बीच में बेस्ट केस और वर्स्ट केस के बीच का पार्ट है एवरेज केस। ना तो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम लगता है ना ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, दैट कॉल दी एवरेज केस। एवरेज केस को हम क्या बोल सकते हैं, जिसमें दोनों के बीच का अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों के बीच का अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, दैट कॉल द एवरेज केस। ओके, तो एवरेज केस जैसे हमने बोला कि हमें 6 फाइंड आउट करना है, तो 6 यहाँ पे मिड में है, ना उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है ना उसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है, दैट कॉल दी एवरेज केस। ठीक है, हम इसको एक ग्राफ से डिनोट करते हैं। ग्राफ के अंदर देखो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ स्टेप्स है और नंबर ऑफ इनपुट्स है। तो यहाँ बेस्ट केस में मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम मतलब सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम मतलब लोअर बाउंड है, यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है, दैट कॉल द बेस्ट केस। एवरेज केस वर्स्ट केस और बेस्ट केस के बीच का, और वर्स्ट केस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है, मींस अपर बाउंड जो टाइम लग रहा है वो कहलाएगा आपका वर्स्ट केस। ओके, तो ये हमारी सारी बात हुई केसेस की। तो हमने 3 केसेस लिए, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस, जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन के अंदर पूरा हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके आगे हम चलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। यस, कंपाइलर किस तरह से वर्किंग करता है इसके अंदर, अगर कोई कमेंट दिया गया है तो उस प्रोग्राम में कमेंट की टाइम जो लगता है वो 0 यूनिट का टाइम लगता है। अगर कोई असाइनमेंट दिया गया है तो वो 1 यूनिट टाइम लेता है। कोई कंडीशन दी गई इफ कंडीशन तो वो 1 यूनिट टाइम लेती है। लूप कंडीशन में अगर कोई पर्टिकुलर n टाइम्स तक लूप चल रहा है तो n+1 यूनिट टाइम लेता है। और लूप के अंदर जो बॉडी है वो जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं वो n यूनिट का टाइम लेते हैं, जिसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि कमेंट आपका 0 यूनिट, कर्ली ब्रेसेस वगैरह ये सब 0 यूनिट का टाइम लेते हैं। असाइनमेंट होने पर 1 यूनिट का, कंडीशन 1 यूनिट, लूप कंडीशन n टाइम्स चल रहा है तो n+1 यूनिट एंड बॉडी ऑफ लूप n यूनिट टाइम लेता है। देखिए किस तरह से
यहाँ हम बात करते हैं, ये आपको दे रखा है अरे का प्रोग्राम दे रखा है जिसमें आपको प्लस करना है, यानी कि आपको किस तरह से करना है, आपके पास 1 से लेके सपोज 1 2 3 4 5 ये अरे की वैल्यूज दे रखी है, तो आपको इन सब का प्लस होके आएगा। ओके तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इंट सम, ये एक पर्टिकुलर कुछ भी नहीं है, एल्गो का डेफिनेशन है, तो इसमें 0 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। ओके नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या किया गया है, एक असाइनमेंट दिया गया है। मैंने क्या बोला था, जब असाइनमेंट देते हैं तो 1 यूनिट टाइम लगता है, तो असाइनमेंट देने पर 1 यूनिट का टाइम लगेगा, तो S 0 है, तो यहाँ पे ये 1 यूनिट ऑफ टाइम लग गया। ओके अब हम यहाँ बात करते हैं 4 का लूप चल रहा है 1 से लेके n तक i++। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट बार जब चलेगा एग्जीक्यूट, कंडीशन ट्रू जा रही है आगे बढ़ेगा, सेकंड जा रही है आगे बढ़ेगा, थर्ड बार जा रही है आगे बढ़ेगा, ऐसा कब तक चलेगा, जब तक कि कंडीशन ट्रू जा रही है। लेकिन उसके बाद क्या, ऐसा कब तक चला, n टाइम्स तक चला, कब तक चला, n टाइम्स तक। लेकिन एक बार कंडीशन तब भी तो चलेगी जब कंडीशन फॉल्स होगी और वो डायरेक्ट फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, तो उस टाइम पे भी कंडीशन चलेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे इसको कितना टाइम लग रहा है, n+1 यूनिट टाइम लग रहा है। n टाइम्स तो जब कंडीशन ट्रू हो रही है तब चलेगा, और एक बार जब कंडीशन फॉल्स हो रही है तब टाइम चलेगा। तो यहाँ पे कितना टाइम लग गया, n+1 टाइम लग गया। ओके अब हम यहाँ की बात करें, यहाँ पे देखिए s = s+ है, यानी अरे ऑफ i की वैल्यू सम होती जा रही है। तो कितनी बार सम हो रही है, एक बार चला, 2 बार चला, 3 बार चला, ये कब तक चलेगा, n टाइम्स तक चलेगा। मतलब ये स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगा वो कितने टाइम्स तक होगा, n टाइम्स तक एग्जीक्यूट होगा। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं रिटर्न s। तो यहाँ जो हम रिटर्न s की बात कर रहे हैं, ये एक स्टेटमेंट सिंपल है, तो कितना यूनिट का टाइम लगा, 0 यूनिट ऑफ टाइम लगा। तो अब हम अगर इनको प्लस करते हैं, और ये वाला जो आपका टर्मिनेशन है तो ये भी 0 यूनिट ऑफ टाइम लेगा, ये स्टार्टिंग का कर्ली ब्रेसेस ये भी 0 यूनिट ऑफ टाइम लेता है। तो अब अगर इनको हम प्लस करते हैं, तो प्लस करने पर कितना वैल्यू आ गया, 2n+2। ओके जस्ट मिनट, यहाँ पे एक रिटर्न कर रहा है वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो रही है, तो कंपाइलर को 1 यूनिट का यहाँ पे भी टाइम लगा है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 2n+3। तो कॉम्प्लेक्सिटी इस वाली एल्गो की, इस वाले प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई है, 2n+3 कॉम्प्लेक्सिटी आई। अगर हम सिंपल की बात करें विदाउट अरे वाली, तो विदाउट अरे के अंदर किस तरह से वर्क करेगा, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। 4i की वैल्यू 1 से लेके n तक चल रही है और सम = sum+i हो रहा है, तो यहाँ पे लूप कब तक चलेगा, n+1 तक, n+1 तक लूप चलेगा। और यहाँ पे स्टेटमेंट कितनी टाइम एग्जीक्यूट होगा, n टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो टोटल टाइम कितना लग गया, 2n+1। ओके स्टेटमेंट n+1 क्यों हुआ, n टाइम्स तक तो ट्रू कंडीशन चलेगी, और एक बार कंडीशन फॉल्स चलती है जब वो 4 से एग्जिट हो जाता है लूप। तो यहाँ पे टाइम कितना लगा, n+1, और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कब होगा, n टाइम्स तक एग्जीक्यूट होगा, ट्रू होगा तभी इस कंडीशन में जाएगा, तो वो n टर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे n+1 और n इन दोनों को मिला के कितना टाइम लगा, 2n+1 टाइम लगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह से डिफाइन होती है। हमें आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम। थैंक यू सो मच।